बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो लेक्चर है वो सीपीसी के हवाले से इंतहाई अहम तरीन लेक्चर इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा करंट सिविल प्रोसीजर है अब वो चेंज हो चुका है। जब लास्ट टाइम आप देखें, अगर सीपीसी का जो लास्ट सेक्शन आपको पता होगा कि पहले हम कहते थे कि जनाब सीपीसी के जो टोटल सेक्शन है वो कितने हैं 158, बट अब हम ये कहते हैं कि ना जनाब सीपीसी के सेक्शन पर्टिकुलरली पंजाब में अब कितने हैं 159। ना सिर्फ पंजाब बल्कि केपी के बल्कि इस्लामाबाद सीपीसी के सेक्शन कितने हैं 159 हैं, 158 159। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी रेज हो जाता है अक्सर कि हमारे जो बच्चे सिंध के होते हैं, बलूचिस्तान के होते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हम ये चीज़ पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए, पाकिस्तान का एक सिंपल सा रूल है कि किसी एक प्रोवेंस से, किसी एक जगह से एक अमेंडमेंट स्टार्ट होती है और कुछ ही अरसे में वो बाकी तमाम प्रोवेंसेस में जाकर एज़ इट इज़ एप्लीकेबल हो जाती है। तो आज नहीं तो कल ये बाकी प्रोवेंसेस में भी अमेंडमेंट ऐसे ही आ जाएगी। इस अमेंडमेंट का बेसिक मकसद, इस प्रोसीजर को चेंज करने का मकसद एक्सपेडाइट डिस्पोजल ऑफ द सिविल सूट है कि जल्द अज जल्द सिविल सूट्स को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। जो हमारे मुल्क में कंसेप्ट है कि जनाब ये जो सिविल सूट्स होते हैं ये पता नहीं कितने अरसे तक चलते हैं, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए और एक डेफिनेट टाइम फ्रेम दे दिया जाए ताकि जो हमारे सिविल सूट्स हैं ये उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म हो जाए। जो टाइम फ्रेम आलमोस्ट 6 महीने से लेकर 1 साल तक का एक टाइम फ्रेम इसमें दिया जा रहा है कि हमारे जितने मुकदमात हैं वो 6 महीने से 1 साल के टाइम फ्रेम में ख़त्म हो जाए। इस सारे मकसद के लिए सीपीसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुई, लेकिन सेक्शन 159 ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये आज के बाद जो केसेस फाइल होंगे उन पर एप्लीकेबल होगी। जो प्रीवियस केसेस ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड हैं वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक चलते रहेंगे और जो नए केसेस हैं वो इस तरीक़ाकार के मुताबिक चलेंगे। अभी आप जब अदालत में जाएं तो आप एक लफ्ज़ सुनते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज, तो क्वेश्चन ये होता है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन है। दूसरी बात आप सुनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज के साथ साथ प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, कि जनाब ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग क्या है। इनफैक्ट जो अभी नया प्रोसीजर आया है उसमें हमारा जो सिविल सूट है उसको प्री ट्रायल प्रोसीडिंग और ट्रायल प्रोसीडिंग 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। और ये जो प्री ट्रायल मतलब ट्रायल से पहले ये जो मामलात हैं ये दे दिए गए हैं जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव जज को, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा वो ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग को देखेगा और उसके बाद जो ट्रायल है वो ट्रायल जज जो है वो ट्रायल करेगा। तो इनफैक्ट यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ये किया गया कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था हमारा, पहले क्या सिस्टम था कि पहले हम एक जज, जैसे कि पंजाब के अंदर हम किसके पास जाते थे जनाब, सीनियर सिविल जज के पास। हम सीनियर सिविल जज के पास जाकर अपना मुकदमा दायर करते थे और वो रेलेवेंट ट्रायल जज को मार्क करता था, निशानदेही करता था और हम उस अदालत में जाकर अपना मुकदमा चलाते थे। अब हम सीनियर सिविल जज को ही मुकदमा, उसके पास हम सूट अपना इंस्टीट्यूट करेंगे। आपको पता है कि हम जब इंस्टीट्यूट करते हैं कोई भी सूट तो उसके लिए जो प्लेट लिखते हैं उसके हेड पर क्या लिखते हैं, पंजाब के अंदर इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर या इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज मुल्तान। अब नया तरीकाकार ये कहता है कि वो सीनियर सिविल जज पहले ये जो मुकदमा है आपका ये किसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये ट्रांसफ़र कर देगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज को। एडमिनिस्ट्रेटिव जज इसके हवाले से कुछ प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेगा। उन प्रोसीडिंग को क्या नाम दिया जाएगा, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का। और जब वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कर लेगा तो ट्रायल करने के लिए किसको भेज देगा, वो ट्रायल जज या ट्रायल कोर्ट के पास भेज देगा। आज बेसिकली हमने पढ़ना है व्हाट इज़ मेंट बाय प्री ट्रायल प्रोसीडिंग या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जज एज पर अमेंडमेंट इन द सिविल प्रोसीजर कोड। जो ऑन गोइंग अभी एग्जाम, अभी आपको पता है कि 25 मार्च 26, अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो लोग 25 और 6 मार्च वाले हैं, किसी भी किस्म का एग्ज़ाम में कोई भी डिले हरगिज़ नहीं है। रीज़न, ड्यूटीज़ लगाई जा चुकी हैं जिन जिन लोगों की, ये हमारे करीबी जो ये सेंटर है, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे इम्तहानात हो रहे हैं, ड्यूटीज़ जो इन्विजिलेटर स्टाफ है वो लग चुकी हैं, जिसका मतलब क्या है कि 25 मार्च को उनको नोटिफिकेशन चला गया कि जी आपने पेपर पे इन्विजिलेशन करनी है, तो कोई डिले किसी किस्म का नहीं है। और क्योंकि लास्ट टाइम ये अमेंडमेंट नई आई थी, प्रोसीजर जो है वो अप्लाई नहीं हुए थे, इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, बट अब
इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी आप बताएं कि ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग क्या होती है, या आप ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज का फंक्शन क्या है, या जो सीपीसी के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं उन्होंने हमारे प्रोसीजर में क्या चेंजेस की हैं, या क्रिटिकली इसके जो है वो आप उसको इवेल्युएट करें कि जो अमेंडमेंट आई है क्या ये ठीक है या गलत है। अब सिंपल पहली चीज़ कि इस अमेंडमेंट ने हमारे सिविल ट्रायल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। वन इज़ द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग एंड अदर वन इज़ द ट्रायल प्रोसीडिंग। और साथ ही क्या कहा, साथ ही ये कहा कि जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है ये कौन कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट करेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज को कहा कि आप जितने लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पर डेजिग्नेट, देखिए एक होता है अपॉइंट करना और एक होता है डेजिग्नेट करना। अपॉइंट करने का मतलब होता है किसी बंदे को नए सिरे से लगाना, और डेजिग्नेट का मतलब है कि ऑलरेडी जो जज है उसको कोई फंक्शन परफॉर्म करने का कह देना कि जनाब आप ये काम करेंगे, तो ये डेजिग्नेट करना। तो यहाँ पर ऑलरेडी जजेस को डेजिग्नेट किया गया कि जनाब ये एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं और उनके ज़िम्मे लगाया गया कि आप प्री ट्रायल प्रोसीडिंग कंडक्ट करेंगे। जब हम आर्डर 4 को पढ़ते हैं, 4A जो इसमें अमेंडमेंट आई जिसमें ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस के बारे में जिक्र आया, तो आर्डर 4A ने हमें बताया कि जो ऑर्डर 5 की कार्रवाई, ऑर्डर 8 की कार्रवाई, 9 की, 9A की, 9B की, 10 की, 11 की, 12 की, 13 की और 14 की, उसने कहा जी कि ये जो कार्रवाई है ये सारी की सारी किस में आएगी, ये प्री ट्रायल में आ जाएगी। ये सारी की सारी कार्रवाई किस में आ जाएगी, प्री ट्रायल। तो इट मीन्स जब भी हमसे प्री ट्रायल के बारे में पूछा जाएगा ये तमाम के तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो बताना हमारे लिए ज़रूरी होगा। लेकिन हमने क्योंकि दोनों चीज़ें पढ़नी है, हमने आपको कहा था कि अभी हमारा जो तरीक़ाकार होगा कि जो रेलेवेंट ऑर्डर किसी भी सेक्शन के साथ रिलेट करता होगा हम उसको मिलाकर पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में मदद मिले। जो सीपीसी का पहला पोर्शन है उसके अंदर एक सेक्शन 26 है जिससे आज हमने स्टार्ट करना है। 26 क्या कहता है जनाब? सेक्शन 26 दर हकीकत इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के मुतल्लिक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के मुतल्लिक सेक्शन 26 ने हमें क्या कहा कि आपका सूट किस तरीक़ाकार के मुताबिक इंस्टीट्यूट होगा। उसने कहा जी एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट आर इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सेक्शन 26 ने कहा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। देखिए जब भी हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे फाइलिंग ऑफ सूट नहीं यूज़ करेंगे, हमेशा क्या यूज़ करेंगे, सूट हमेशा इंस्टीट्यूट होता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में उसने कहा कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। लेकिन अगली बात भी उसने कर दी। अब वो आपको सवाल दे रहा है या मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट आर एनी अदर मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड। स्टेटमेंट आ गई। What is the other manner if so prescribed by the CPC? Elaborate। तो बताएं जनाब कि क्या प्लेंट, एक तो आम ख़ास जब भी हम कोई भी फ़ाइल करते हैं जनाब, दावा फ़ाइल करते हैं, कुछ भी करते हैं तो होते ही प्लेंट से। मेरा सवाल समझ आ गया आप लोगों को? क्योंकि सेक्शन 26 दोबारा पढ़ें तो वो कहता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट आर इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो दावा दायर करने के दो तरीके हैं। एक है कि आप किसी भी दावे के लिए प्रेजेंट करें प्लेंट को और एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। या दूसरी बात उसने कही कि कोई भी वो तरीक़ाकार जो कि बयान किया गया। दो तरीके हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई अदर मैनर है या नहीं है, या हर दावा प्लेंट से ही किया जा सकता है, प्लेंट से हटकर कोई दावा किया ही नहीं जा सकता। और उसने भी देखा सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए दर हकीकत आपको लग रहा है कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पूछ रहा है, लेकिन वो किधर लेकर चला गया आपको कि जी आप ये बताएं कि आइदर देयर इज़ एनी अदर मैनर, इफ़ सो तो इलेबोरेट करें वो कौन सा है। तो अदर मैनर में अगर हम जाएं, सीपीसी को गौर से पढ़ें तो एक सीपीसी की प्रोविज़न जिसको हम कभी फ्रेंडली सूट कहते हैं और इनफैक्ट उसको स्पेशल केस कहा जाता है, जो हमें मिलता है सीपीसी के सेक्शन 89 के अंदर जाकर, 90 के अंदर जाकर, कि जहाँ पर एक चीज़ हमें मिलती है कि बाज़ औक़ात
दो पार्टीज़ जो दावा फाइल करेंगी, इंस्टेड ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्लेंट वो एक एग्रीमेंट अदालत को देंगी कि जनाब ये हमारा एग्रीमेंट है, हम आपस में एग्री हैं कि इस मामले पे अदालत अपनी ओपिनियन दे कि हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो जो स्पेशल केस या फ्रेंडली सूट वो इसकी इंटरप्रिटेशन आ गया कि हाँ जनाब एनी अदर मैनर प्रोवाइडेड है। आप थोड़ा सा ओपन कर लें ताकि आप उसके अल्फाज अगर पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। CPC अपनी ओपन कर लें जनाब, और CPC में ओपन करके आप सेक्शन ओपन करें यहाँ पर स्पेशल केस का। ये है जनाब आपका 90, वेयर एनी पर्सन एग्री इन राइटिंग टू स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट शैल ट्राई का मतलब क्या हुआ, ट्रायल, एंड डिटरमिन द सेम इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो जब भी कुछ लोग अपना एक एग्रीमेंट अदालत में ले आए, सेक्शन 90 CPC ने कहा अगर कुछ लोग एक एग्रीमेंट लेकर अदालत में आ जाए और अदालत को कहें कि जनाब हमारा ये मामला, इसके ऊपर आप अपनी राय दें, तो अदालत उसके ऊपर मैनर प्रिस्क्राइब्ड में इशू फ्रेम करेगी। इशू फ्रेम करके अगर एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉल करेगी और आखिर पे अपना जो है वो ऑर्डर पास करेगी जो कि जस्ट लाइक डिक्री होगा। तो ये दो प्रोसीजर हैं। तो हर लफ्ज़, एक हमने पढ़ा लेजिस्लेचर नेवर वेस्ट हिज वर्ड्स, लेजिस्लेचर के हर लफ्ज़ का कोई ना कोई मतलब है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चला कि इसका मतलब क्या हुआ कि एनी अदर मैनर, वो एनी अदर मैनर स्पेशल केस की सूरत में, एग्रीमेंट की सूरत में, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होगा वो प्लेंट प्रेजेंट। और प्लेंट कैसे प्रेजेंट की जाएगी, द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड। वो हम चले जाएंगे आर्डर 6, 7 और 8 की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। 26 तक नहीं रहना, इसलिए 26 तक नहीं रहना कि इसमें अमेंडमेंट आ गई पंजाब के अंदर, 26A आ गया और साथ साथ 26B। पंजाब में 2 अमेंडमेंट आ गई, KPK में 26A, B, C 3 अमेंडमेंट आ गई, इस्लामाबाद के अंदर 26A, B, C 3 अमेंडमेंट आ गई। एक चीज़ जहन में रख लें, D भी है। इस्लामाबाद और KPK की अमेंडमेंट ड्यूटो कापी है। उसके अंदर यहीं पर कहा गया कि जब कोई शख्स दावा फाइल करेगा तो इशू प्रपोज करेगा। बेसिकली ये ब्रिटिश सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश की गई। जो बरतानिया है वहाँ पर ये सिस्टम है कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो क्या किया जाता है, उसमें जो प्लेंट के साथ इशू प्रपोज किए जाते हैं। इशू का मतलब क्या होता है कि जो पार्टी होती है, जो प्लेंटिफ होता है, वो बताता है कि जनाब ये मामलात हैं, इन पे मैं एडजुडिकेशन करवाना चाहता हूँ, ये चीज़ पे आप एडजुडिकेट करें, तो वहाँ पर इशू प्रपोज किए जाते हैं। पाकिस्तान में पहले नहीं था, बट KPK और इस्लामाबाद में ये अमेंडमेंट आ गई। पंजाब इसको अमेंड कैसे करता है, 26A लेकर आ जाता है जी। 26 के साथ साथ पंजाब में क्या चीज़ आ गई है, 26A। अब वो पंजाब में जो 26A है, वो 26A इस हवाले से क्या कहता है, कौन सी ऐसी, सिंध में अभी तो कोई भी अमेंडमेंट इसके हवाले से नहीं आई, लेकिन पंजाब में अमेंडमेंट आ चुकी है और बाकी 2 सूबों में भी, उसमें KPK और इस्लामाबाद में भी आ चुकी है। 26A क्या कहता है, 26A अमेंडमेंट कहती है रिटन स्टेटमेंट, द डिफेंडेंट शैल फाइल रिटन स्टेटमेंट नॉट लेटर देन 30 days फ्राम द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस इन द कोर्ट। अब गौर से देखते जाइए 26A क्या कह रहा है। 26A कह रहा है जी रिटन स्टेटमेंट के बारे में, और रिटन स्टेटमेंट के बारे में 26A ने क्या कहा, 30 days का टाइम दिया कि 30 days में रिटन स्टेटमेंट क्या की जाएगी, जमा की जाएगी। फिर क्या होगा, द डिफेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल कॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट देयर विद फॉर ईच ऑफ द पार्टीज एंड फॉर द कोर्ट्स। तो जब भी कोई शख्स जो प्लेंट फाइल करेगा तो वो प्लेंट के लिए क्या करेगा, जितने डिफेंडेंट उसने लिखे हैं उतनी ही डिफेंडेंट के मुताबिक उसकी क्या करेगा, वो प्लेंट की कॉपीज़ करवाएगा, और जो कोर्ट की कॉपी है वो अलग करेगा। ये 26A ने, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लें, इसके ऊपर बहुत वगेला हुआ, बहुत शोर मचा कि जनाब ये कौन सी प्रोविज़न डाल दी गई है, इतनी कापियाँ कौन करवाएगा। समन का ऑर्डर 5 पढ़ें, वहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद थी कि एवरी समन जो किसी भी पार्टी के नाम पर इशू होगा शैल बी अकम्पनीड विद द कॉपी ऑफ द प्लेंट। तो ये पुरानी प्रोविज़न है, इस तरफ यहाँ पर इसको आपने ऐड किया, तो ये कोई नई प्रोविज़न नहीं थी। सिंपल क्या है कि जब भी कोई शख्स सूट इंस्टीट्यूट करेगा 26 सेक्शन के तहत बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, तो इसमें वो क्या करेगा, इसमें वो इतनी ही कॉपीज़ जितने के डिफेंडेंट है और अदालत की कॉपी इस प्लेंट के साथ लगाएगा, और डिफेंडेंट के पास 26A कहता है जी कितना टाइम होगा, 30 दिन का टाइम होगा जिसमें वो जमा करे। इफ़ द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1, द कोर्ट शैल क्लोज द राइट टू डिफेंड द केस। और अगर वो 30 दिन में रिटन स्टेटमेंट नहीं देता तो उसका राइट टू डिफेंड क्या हो जाएगा,
क्लोज कर दिया जाएगा। तो अदालत प्लेंटिफ को सुनने के बाद उसका फैसला करेगी। जो 3 प्रोविजन है 26A में, 30 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट होगी, प्लेंट जो है उसमें कॉपीज लगाई जाएंगी, और अगर वो नहीं करता तो राइट टू डिफेंड उसका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। किस लिए? ताकि प्रोसीजर को एक्सपेडाइट किया जा सके। अच्छा जी, फिर और क्या किया जा सके? 26B ने क्या कहा? ये 26A अमेंडमेंट है, और फिर पंजाब की अमेंडमेंट इस हवाले से 26B क्या कहती है? 26B कहती है जनाब कि द कोर्ट शैल विद इन 7 days ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट फ्रेम द इशू। अब देखें जी, दावा आया सेक्शन 26 के तहत, आपने क्या किया? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किया, 7 कॉपीज शापिस लगा दी, यानी कि बेसिकली प्लेंट आ गई, और प्लेंट के बाद आपने टाइम दे दिया। कितना टाइम दे दिया जनाब? यहाँ पर 30 days का, कि 30 days में क्या आएगा? रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगा तो राइट टू डिफेंड क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और 26B कहता है जी कि 7 days इशू फ्रेम किए जाएंगे। अब इशू फ्रेम कैसे किए जाएंगे? इशू फ्रेम कौन करेगा? इशू होता क्या है? इशू असल जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर आपका स्टार्ट होता है जो ट्रायल का, फ्राम द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इन द सेम वे फ्रेमिंग ऑफ इशू जो है वो आपका सिविल ट्रायल यहाँ से स्टार्ट होता है। और इशू क्या है कि द मैटर विच इज़ अलेज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर, इस पर अदालत इशू फ्रेम करती है। एक बंदा कहता है जी मैंने पैसे लेने हैं, दूसरा कहता है मैंने पैसे नहीं देने। तो ये बात है कि क्या पैसे लेने देने हैं या नहीं है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर इशू फ्रेम हो जाएगा। इशू किसके ऊपर होता है? ये होते हैं अमूर तस्फिया तलब। इशूज़ क्या होते हैं जनाब? अमूर तस्फिया, कि जिस पर इनमें सुलह सफाई की ज़रूरत है, कि जिस पर अदालत डिटरमिन करती है कि किसका हक है और किसका हक नहीं है। तो 26B इशू फ्रेम करने के बाद ही आपका असल मुकदमा स्टार्ट होता है। और इशू फ्रेमिंग के लिए कितना टाइम है? 7 दिन। दावा फाइल किया, 30 दिन में क्या आ गई आपकी? रिटर्न स्टेटमेंट। और 7 दिन में अदालत क्या करेगी? इशू फ्रेम करेगी। मजीद क्या होगा? द पार्टीज में विद इन 7 days ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द इशूज़, अगर किसी को भी इशू के ऊपर एतराज़, ये 726B ही चल रहा है, अगर किसी पार्टी को ऑब्जेक्ट है इशू के हवाले से, आपको पता होना चाहिए आर्डर 14, अगर प्रैक्टिस में आप जाएंगे आर्डर 14 और उसका रूल 5 14(5), जब भी कोई पार्टी, और ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि अगर आपने यहाँ पर अपने मुकदमे में इशू फ्रेम ना करवाए और जो चीज़ आप एडजुडिकेट करवाना चाहते हैं वो आपने ना करवाई, तो मुकदमा कभी भी ठीक आपका नहीं होगा। आप अपने क्लाइंट का बेड़ा यहाँ पर गर्क करते हैं कि जब आप प्रॉपर इशू फ्रेम नहीं करवाते। मज़ीद 7 days का टाइम आ गया। इस मज़ीद 7 days के टाइम में क्या किया गया? इस मज़ीद 7 days के टाइम के अंदर इशू फ्रेम किए गए। आर्डर 14 रूल 5 के मुताबिक अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन रेज़ किया, अदालत के पास पावर है कि एट एनी टाइम बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट द कोर्ट में ऐड द इशू, स्ट्राइक डाउन द इशू और अमेंड द इशू। तो अगर जो मामलात आप डिटरमिन करवाना चाहते हैं अगर वो नहीं लिखे गए तो यहाँ पर आप दरख्वास्त, मज़ीद कितने दिन गुजर गए जनाब? 7 दिन गुजर गए। अगला स्टेप क्या आ गया जी? अपॉन फ्रेमिंग ऑफ द इशू, फाइलिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ द विटनेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ द रेडीनेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस, द कोर्ट में इटसेल्फ रिकॉर्ड द एविडेंस और मेड डायरेक्ट अ कमीशन टू रिकॉर्ड द एविडेंस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये इसका जो अमेंडमेंट है सेक्शन 26B, इसकी क्लास 1, 2 और 3, अगर क्लास 3 को हम लेकर आ जाएं तो हमारा सिविल प्रोसीजर ठीक हो जाएगा, मामलात हल हो जाएंगे। जो मुकदमात 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20 साल में जाते हैं वो 5-6 महीने में हल होने लग जाएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देखें, जब हम ऑर्डर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब इशू फ्रेम होंगे तो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का सिर्फ यहाँ तक काम है। कहाँ तक काम है? फ्रेमिंग ऑफ इशू तक। यहाँ पे वो कहेगा कि जी लिस्ट ऑफ विटनेस लाओ और ट्रायल कोर्ट के पास चले जाओ। अगला काम कौन करेगा? ट्रायल कोर्ट करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का काम है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग को कंडक्ट करना टिल फ्रेमिंग ऑफ इशू। इशू फ्रेम करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट उस मुकदमे को ट्रायल कोर्ट की तरफ रेफ़र कर देगा। आगे मुकदमा ट्रायल कोर्ट चलाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे ये कहा गया कि जब ये इशू का मामला हल हुआ और ऑर्डर के साथ मिला के पढ़ा तो उसने कहा कि जनाब ये मामला किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा? ट्रायल कोर्ट। अब ट्रायल कोर्ट करेगा रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए क्या कहा कि खुद भी कर सकते हैं और कमीशन के ज़रिए से भी। अच्छा, यहाँ पर अभी आपने पॉइंट समझना है।
ऑलरेडी लोकल कमीशन का प्रोविज़न मौजूद है CPC में सेक्शन 75, जिसके तहत, लेकिन वो तो 4 सूरतें हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन था, उसके बाद पार्टीशन था, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट था, लोकल इन्वेस्टिगेशन था। तो वहाँ पर भी एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन था, लेकिन जब हमने उसको ऑर्डर के साथ मिला के पढ़ा था तो उसने कहा था कि जी ऐसे बंदे का बयान रिकॉर्ड होगा कमीशन के थ्रू कि जो बीमार है, पर्दानशीन है, अदालत में नहीं आ सकता, तो वहाँ पर लिमिटेड था। इस अमेंडमेंट ने कहा कि जी अगर अपने सिस्टम को, अच्छा एक छोटी सी चीज़ मुझे आप बताएं कि जब एविडेंस रिकॉर्ड होता है तो जज का क्या रोल एंड टास्क होता है? चुप करके बैठता है, जो बंदा बयान देता है उसका बयान लिखता है, जो क्रॉस करता है वो उसका क्या करता है? क्रॉस। और द लेंथीएस्ट स्टेज इन एनी सिविल प्रोसीजर इज रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जिसके ऊपर 10, 12, 14 साल किसके ऊपर लगते हैं? एविडेंस के ऊपर। इशू तो महीने 2 महीने में फ्रेम हो जाते हैं। फिर जनाब जो आज गवाह नहीं आया, गवाह आया, प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दस्तावेजी शहादत, एविडेंस क्लोज होने लगता है, एडिशनल एविडेंस की दरख्वास्त आ जाती। सारा मसला तो यही है। इस अमेंडमेंट में कहा गया कि जी होना ये चाहिए कि अगर जज साहब देखें, मुनासिब समझे तो खुद रिकॉर्ड करें, नहीं तो कमीशन के ज़रिए से करवा दें, क्योंकि जज ने आखिर पे एविडेंस को सामने रख के उसको एडजुडिकेट करना है। और हमारे पाकिस्तान में तरीक़ाकार भी यही चल रहा है, कभी भी वो जज जिसके पास आपने सिविल दावा लगाया हो फैसला नहीं करता, कोई और ही आके करता है। तो वो इतना डिले करने की बजाय क्या किया जाए? कमीशन अपॉइंट कर दिया जाए कि जाए जनाब दोनों पार्टीज अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवा कर हमारे पास ले आए। कमीशन कौन होगा? किसी भी सीनियर वकील को आप जो 10 साल की जो प्रैक्टिस होगा उसको लोकल कमीशन अपॉइंट करवा दें और उसके बाद उसको बिठा दें अदालत में एक जगह पर। आपने जो अपने बयानात रिकॉर्ड करवाने, दोनों पार्टीज वहाँ पर जाए, वहाँ पर जाकर बयानात रिकॉर्ड करवाएं। पर्टिकुलर टाइम जैसे यहाँ पर दिया गया कि जनाब ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का जो टाइम है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डेज। 9 साल नहीं, 90 दिन के अंदर एविडेंस को क्या किया जाए? उसको मुकम्मल रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा, एविडेंस क्या होता है? ज़बानी शहादत और दस्तावेजी शहादत, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस पहले आएगा, उसके बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आप प्रैक्टिस में चले जाएँ तो थोड़ा सा तरीकाकार प्रैक्टिस का समझ लें। यहाँ पे प्रैक्टिस में ये होता है कि जब एविडेंस आपका रिकॉर्ड होना शुरू होता है तो पहले प्लेंटिफ अपनी लिस्ट ऑफ विटनेस देता है, जैसे कि अभी हमने कहा, अभी 26A के अंदर, B के अंदर हमने जो चीज़ पढ़ी वो यही है। अपॉन फ्रेमिंग ऑफ इशू, फाइलिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेस। फ्रेमिंग ऑफ इशू के साथ क्या चीज़ फाइल की जाएगी? लिस्ट ऑफ विटनेस होगी। तो लिस्ट ऑफ विटनेस पहले प्लेंटिफ देता है, प्लेंटिफ की लिस्ट ऑफ विटनेस के मुताबिक अदालत उन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करती है। डिफेंडेंट ने क्रॉस करना तो उसके ऊपर क्रॉस होता है, और फिर ये जो गवाह आते हैं ये कौन सा बयान देते हैं अदालत में आके? ओरल। और फिर उसके बाद अगर आपने कोई दस्तावेजी शहादत या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना होता तो वो करते हैं, और फिर प्लेंटिफ की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है कि जनाब मैं मजीद एविडेंस पेश नहीं करना चाहता। फिर अदालत किधर चली जाती है? डिफेंडेंट की तरफ। फिर डिफेंडेंट क्या करता है जनाब? डिफेंडेंट वहाँ पर अपना बयान देता है, अपने गवाहों के बयान करवाता है, और उसके बाद दस्तावेजी शहादत पेश करता है, और एविडेंस क्या कर दिया जाता है? पूरा क्लोज कर दिया जाता है, और हम अगले स्टेप की तरफ चले जाते हैं जिसको कहते हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर जो 10 साल का अरसा था उसको कितना टाइम कर दिया गया? अभी नए प्रोसीजर के मुताबिक 90 डेज कर दिया गया कि 90 दिन के अंदर। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 3 द कोर्ट शैल अपॉइंट अ कमीशन from a list of approved panel comprising of advocate and retired judges maintained by the district judge concerned on payment of such fee and terms and conditions as may be determined by the court, the commission, as the case may be, shall complete recording of the evidence and proceeding in writing through audio and video recording within 90 days of fulfillment of the requirement contained in subsection 3। 90 दिन जनाब। कमीशन में कौन से लोग होंगे? रिटायर्ड जजेस या सीनियर एडवोकेट्स होंगे। 90 दिन के अंदर ऑडियो वीडियो जिस तरह से भी आपने एविडेंस रिकॉर्ड करना है, अगर हम इस चीज़ को अपने मुल्क में यकीनी बना दें 90 दिन, तो आपके दावे 6-6 महीने में क्या होने लग जाएंगे जनाब? ख़त्म होने लग जाएंगे, आपके मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये इस बार पेपर के हवाले से बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। तो अब 26B की भी समझ आई जनाब? 26B में आखिरी प्रोविज़न क्या है? द कोर्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एविडेंस ऑफ द पार्टीज शैल कंप्लीट द हियरिंग ऑफ द फाइनल आर्गूमेंट ऑफ द पार्टीज विद इन 21 डेज। और उसके बाद 21 डेज मजीद टाइम दिया जिसमें आपने क्या करना है? हियरिंग ऑफ फाइनल आर्गूमेंट जनाब। हतमी जो बहस है, फाइनल आर्गूमेंट है, 21 दिन का टाइम। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज कोर्ट फाइनल आर्गूमेंट को हर्ड
करेगा। और मज़ीद इसमें क्या कहा, आखिरी बात उसमें कही कि जनाब आर्ग्यूमेंट के बाद क्या है, फिर वो जजमेंट सुनाएगा, और वो जजमेंट भी कितने दिनों में सुनाएगा, 21 दिन के अंदर। अक्सर 6-6 महीने जजमेंट्स नहीं आती, फिर 21 दिनों के अंदर वो अपना क्या सुना देगा, कोर्ट जजमेंट सुनाएगा। अब जमा करें जनाब, प्लेंट के बाद 1 महीना, प्लेंट के बाद पहले तो टाइम आया वो समन वाला, 15-15 दिन के 2 इंटरवल्स आ गए, महीना वो हो गया, और महीना क्या हो गया, आने के बाद कितने महीने हो गए, 2 महीने, 7 दिन और 7 दिन 2.5 महीने, 2.5 महीने के बाद 3 महीने, 5.5 महीने, फिर ये 21 दिन और 21 दिन, 1.5 महीने ये लगा लें, 7 महीने में A to Z आपका जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल होना चाहिए 6 to 7 मंथ्स के अंदर। ये नई अमेंडमेंट आई है पंजाब के अंदर। अब अगर मैं इसको सिंपल करके आपको बताऊं दैट व्हाट इज़ द न्यू प्रोसीजर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन 26A 26B, अभी तक मैंने ऑर्डर की तरफ आपको लेकर नहीं गया। 26 ने कहा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट थ्रू प्लेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप को प्रेस्क्राइब की गई है, और जब कोई दावा आएगा तो उसके साथ उतनी ही कॉपीज लगाई जाएंगी जितने आपके डिफेंडेंट है। उसके बाद 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट जवाब देगा, और उसके बाद अगर वो नहीं देगा तो राइट टू डिफेंड उसका क्लोज कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब उसका जवाब आ जाएगा तो अदालत 7 दिन के अंदर इशू फ्रेम करेगी, और अगर इशूज़ के ऊपर किसी को कोई भी एतराज़ है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। 7 दिन के अंदर अदालत उसके ऑब्जेक्शन को सुनेगी, और उसके बाद उनसे कहेगी जी अपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस लें ताकि एविडेंस रिकॉर्ड किया जाए। एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा कमीशन के ज़रिए से, अदालत खुद भी कर सकती है, कमीशन में रिटायर्ड जजेस और वकला होंगे। 90 दिन के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर 21 डेज़ का टाइम होगा। अदालत उनको कहेगी जी आप 21 डेज़ के बाद आए और फाइनल आर्ग्यूमेंट कर लो। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद 21 डेज़ के अंदर अदालत क्या करेगी, अपनी जजमेंट पास करेगी, और आपका जो सिविल सूट है वो कंक्लूड हो जाएगा एज़ पर द न्यू अमेंडेड प्रोसीजर। पंजाब में भी आलमोस्ट यही है, KP के भी यही है, इस्लामाबाद। एक उधर एडिशनल चीज़ आपको नज़र आएगी, और वो कौन सी नज़र आएगी, वो आपको नज़र आएगी प्रपोज्ड इशू की। प्रपोज इशू का मतलब क्या है कि जब प्लेंटिफ प्लेंट देगा तो साथ ही क्या करेगा, इशू अपने प्रपोज करेगा कि जनाब इस इशू के ऊपर मैं जो है वो आपसे एडजुडिकेशन करवाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर वो इशू क्या कर दी जाएंगे, वहाँ पर वो इशू प्रपोज कर दिए जाएंगे। अब देखें इसका जो तफसीली प्रोसीजर है 26A B का, वो आपको ऑर्डर 44A में मिलेगा। अब आप आ जाइए ऑर्डर की तरफ आ जाए ताकि आप ऑर्डर को ओपन करें, हम ऑर्डर को समझें कि ऑर्डर इसके बारे में क्या कहता है। ऑर्डर 4 ओपन कर लें, ऑर्डर 4A ओपन करें। ऑर्डर 4 ने तो सिंपल पुराना ऑर्डर आपका पंजाब का रिप्लेस हुआ, उसमें तो था जी एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट टू द कोर्ट सच ऑफिसर एज इट्स अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ, एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेन्ड इन द ऑर्डर 6 और 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। लाहौर ने कहा कि जनाब फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट द कोर्ट शैल बी नंबर्ड आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस विद इन रेफरेंस टू द नंबर्स एलोकेटेड टू देम, कि अदालतों को उनके नामों से नहीं, सिविल जज की अदालत 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10, हर सिविल कोर्ट के अंदर अदालतों के नंबर लगाए जाएंगे और उसके मुताबिक आप उसको मुखातिब करेंगे। और उसके बाद हर अदालत में सिविल कोर्ट के अंदर एक रजिस्टर रखा जाएगा। जब कोई मुकदमा किसी सिविल अदालत में आएगा तो सिविल अदालत उसके हवाले से क्या करेगी, उसके हवाले से जो सिविल अदालत है वो नंबर लगाएगी, जिन नंबर से हमें पता चलेगा कि जनाब ये सूट बेसिकली वो जो नंबर है वो कंसेक्टिव है। अगर 2022 की 1 जनवरी को जो मुकदमा फ़ाइल हुआ तो उसका नंबर लगेगा 1/2022। इस तरह पूरे साल 31 दिसंबर तक नंबर चलेंगे और फिर अगले साल नया नंबर लग जाएगा। तो ये नंबर किसने लगाना है, ये नंबर सिविल कोर्ट ने लगाना होता है किसी भी मुकदमे के ऊपर। तो 4 ने तो सिंपल सी बात कही थी। ऑर्डर 4 ने कहा कि जनाब आप प्लेंट के ज़रिए से सूट फाइल करेंगे, और प्लेंट किसको देंगे, जिसको डेजिग्नेट किया गया। पंजाब में किसको डेजिग्नेट किया गया, सीनियर सिविल जज को। बलूचिस्तान में कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज है। तो हर सूबे के मुताबिक आप उसके क्या करेंगे, जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसके पास जाकर आप वो जो प्लेंट है उसको आप प्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको जब ये सब कुछ शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि जी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होगा, जी उसके पास मुकदमा चलेगा, प्री ट्रायल, अभी तक उसका जिक्र नहीं आया। इनफैक्ट ये सारी की सारी बातें आपके ऑर्डर 4A के अंदर है। अब आया जी आप ऑर्डर 4A की तरफ, जो अमेंडेड है, जो न्यू ऑर्डर है, ऐड हुआ है जनाब हमारे पास 2020 के अंदर अमेंडमेंट के ज़रिए से। हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट करके 2020 के अंदर ये ऑर्डर ऐड किया जिसको हमने कहा ऑर्डर 4A। 4A ऑर्डर क्या कहता है जी, अब क्या तब्दीली आ गई, कहता है जी कि द डिस्ट्रिक्ट जज शैल डेजिग्नेट एज मैनी सिविल जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस। सबसे पहला अमेंडमेंट आया कि डेजिग्नेशन ऑफ सिविल जजेस एज
एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस। कुछ सिविल जजेस, उनको डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पर डेजिग्नेट कर देगा कि जनाब ये जो सिविल जजेस हैं ये दर हकीकत आज के बाद क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, आप ऑर्डर 4 के मुताबिक जो बंदा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन है वो सीनियर सिविल जज, आप उसके पास मुकदमा फाइल करेंगे तो वो किसके पास उसको भेज देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव जज क्या करेगा, द एडमिनिस्ट्रेटिव जज शैल टेक द कंप्लीट प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। तो यहां पर उसने लिखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज का जो फंक्शन है वो क्या है, वो है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग को टेकअप करना। जब क्वेश्चन रेज हो गया कि व्हाट इज मेंट बाय प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, जी एडमिनिस्ट्रेटिव जज क्या करेगा, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करेगा। कौन सी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करेगा, उसमें आया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करेगा जो इंक्लूड करेंगे ऑर्डर 5899A। ऑर्डर कौन कौन से हैं जी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में, 5899A 9B, सारे के सारे किस में आए, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में आए। फर्दर मोर इसमें कौन कौन से आगे जनाब, 9B के साथ 10, 11, 12, 13 और 14, 12, 13 और 14। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ये अमेंडमेंट आई तो बहुत लोगों ने इसके अंदर फिर शोर मचाया कि ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और भाई इसमें सिर्फ ये कहा गया कि जो CPC का पोर्शन 1908 में CPC में डाला गया था, जिसको आप लोग अब भूल चुके हो, उसको दोबारा एप्लीकेबल बनाओ और उसके मुताबिक प्रोसीजर चला दो। उसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात थी कि जो हम अभी लेकर आए और जिसको हमने ज़रूरी समझा कि हम इसको लेकर आ जाएं। इनफैक्ट उसमें यह था कि फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले पहले मुकदमे की तरफ जाने से, जिस तरह आप देखें ना कि CRPC में है कि जज साहब चार्ज फ्रेम करके ट्रायल चलाने से पहले देख लें कि अगर कोई बंदा किसी मुकदमे में उसकी कन्विक्शन का चांसेस नहीं है, 249A में उसको आप क्या कर दें, एक्विट कर दें, आप उसके ऊपर चार्ज फ्रेम ना करें ताकि मुकदमा तवील ना हो जाए। इसी तरह यहाँ पर भी ये है कि इशू फ्रेम करने से पहले पहले जज साहब देख लें इसके पास कागजात हैं भी कि नहीं है, इसका दावा इस काबिल है कि नहीं है कि ये मेंटेनेबल। तो बेसिकली जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है उसमें पूरा जोर है किसके ऊपर, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, कि इस बंदे के अक्सर क्या होता है कि बंदा फोटो कापी के साथ सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फोटो कापियों पर फैसला नहीं होता, 50 साल मुकदमे में गुजर गए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि जो 10, 20, 15 साल बाद आपने कहना कि ओह ये मुकदमा तो हो नहीं सकता था, उसको आप वापस लेकर आ जाएं और इसी स्टेज पर बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू उसको चेक करें कि ये मुकदमा चल सकता है या नहीं। अगर चल सकता है तो ले चलें, नहीं चल सकता तो मुकदमे को यहीं पर क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ये किसका फंक्शन था, एडमिनिस्ट्रेटिव जज का फंक्शन था या है कि वो ऑर्डर 5, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13 और 14 की कार्रवाई करे। अच्छा जी, इसको अब देख लेते हैं कौन सी कार्रवाई करेगा। अगर अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे जी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के ऊपर नोट लिखें, तो हम कहेंगे कि जनाब एज पर ऑर्डर 4A डिस्ट्रिक्ट जज विल डेजिग्नेट एज मैनी एज सिविल जजेस रिक्वायर्ड टू बी डेजिग्नेटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, इसमें जनाब सबसे पहले कौन सी चीज़ आ जाएगी, इसमें आएगा ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 क्या है, आपको पता है कि समनिंग का प्रोसेस है। तो वो जो समनिंग का पूरा प्रोसीजर है वो ऑर्डर 5 के अंदर जो हमने कल पढ़ना है वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का हिस्सा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वो समन इशू करेगा डिफेंडेंट के नाम पर साइमल्टेनियसली। वो सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। अच्छा जी, समन के बाद क्या होगा, डेफिनेटली फिर प्रोसीडिंग आएगी ऑर्डर 8 की। इससे पहले वो ऑर्डर 7 के मुताबिक प्लेंट को चेक कर चुका होगा कि प्लेंट ऑर्डर 7 के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ऑर्डर 8 में क्या होगा, क्या चीज़ आएगी जनाब, रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट जब उसके पास आएगी तो इसको इवेल्युएट करना कि अकॉर्डिंग टू CPC प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है या नहीं है। और फर्दर साथ ही वो किधर चला जाएगा, ऑर्डर 9 की तरफ जाएगा, जो कि क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। कि अगर यहाँ पर दावा फाइल होने के बाद कोई पार्टी अदालत में नहीं आएगी तो उसके नतायज क्या होंगे।
नतायज क्या होंगे जनाब? यहाँ पर ये देखा जाएगा कि अगर प्लेंटिफ नहीं आया तो फिर क्या है, डिफेंडेंट नहीं आया तो फिर क्या है, एक तरफा मुकदमा आर्डर 9 रूल 6 में लेकर जाना या नहीं लेकर जाना, ये सारे काम इस स्टेज पर कौन करेगा? आर्डर 9 की सारी कार्रवाई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जज करेगा। अब यहाँ से जो अगली अमेंडमेंट आई वो आपने पढ़नी है, और वो कौन सी पढ़नी है? आर्डर 9A की अमेंडमेंट पढ़नी है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये ऑर्डर्स मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा। आर्डर 5 भी पढ़ना है, 8 भी पढ़ना है, 9 भी पढ़ना है। तो 9A आज हमने पढ़ना है। 9A क्या कहता है? आर्डर 9A ये कहता है कि जब जनाब ये सारे मामलात हो चुके होंगे तो इंटरमीडिएट डेट्स रखी जाएंगी। अब प्रोसीजर एक्सप्लेन हो रहा है, और कैसे एक्सप्लेन हो रहा है? इंटरमीडिएट डेट्स। और किस लिए इंटरमीडिएट डेट्स रखनी है? इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? दरमियानी। अच्छा, एग्जिस्टिंग प्रोसीजर क्या चल रहा है? एग्जिस्टिंग प्रोसीजर जनाब ये चल रहा है कि दावा फाइल होता है, डिफेंडेंट क्या करता है? आके जवाब दावा, अदालत ठक इशू। मौजूदा प्रोसीजर क्या था कि एक तरफ से क्या आया? प्लेंट आई, दूसरी तरफ से क्या चीज़ आ गई? रिटन स्टेटमेंट आई। रिटन स्टेटमेंट के साथ अदालत ने क्या किया? इशू फ्रेम किया, और क्या स्टार्ट कर दिया? रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। मुकदमा सच्चा झूठा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब क्या हुआ? इशू फ्रेम नहीं करने, रिटन स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे इशू फ्रेम करने से पहले और रिटन स्टेटमेंट के दरमियान में, इसलिए हमने उसको क्या लफ्ज़ दिया? इंटरमीडिएट डेट्स। दरमियान वाली डेट्स जनाब ये ज़रूरी हैं। अभी आपने लाजमी इस प्रोसीडिंग को करना है। जिन ऑर्डर्स को आप पहले छोड़ जाते थे 10, 11, 12, 13 को अब छोड़ना नहीं है। आर्डर 9A ने क्या कहा? आर्डर 9A ने कहा आफ्टर क्लोज ऑफ द प्लीडिंग, क्लोज ऑफ द प्लीडिंग मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, द कोर्ट शेल का मीन्स कंपल्सरी है, फिक्स अ डे बाय विच पार्टीज शेल अप्लाई for orders of the court with regard to any of the following matters, namely pleading, further and better particulars, admission, discovery, inspection of document or movable or immovable property, and the mode by which particular facts may be proved. Another day which parties may reply such application, and a third day on which, unless the hearing is adjourned, the application shall be disposed of. और उसके बाद 9A के अंदर मज़ीद इसमें जो अमेंडेड आई, और वो क्या है कि एक डे आपका आर्डर 10 का, 11 का, 12 का रखा जाएगा। ऑर्डर 10 का एक दिन रखा जाएगा, ऑर्डर 11 का एक दिन रखा जाएगा, और ऑर्डर 12 का एक दिन रखा जाएगा। है क्या? 10, 11 और 12। ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है। ऑर्डर 11 की सूरत में क्या होगा? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। और 12 की अगर मैं बात करूं तो 12 क्या है? प्रोसीडिंग आपकी ऑर्डर 12 के लिए डॉक्यूमेंट्स के हवाले से एडमिशन्स वगैरह करवाने के लिए ऑर्डर 12 की एक दिन की प्रोसीडिंग जो है वो इसके अंदर ऐड की जाएगी, जो कि एडमिशन्स। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन है कि एडमिशन वो तो आप जवाब दावे में कर चुके हैं, अलग से क्यों एडमिशन हो गया? ये अगर यहीं पर पार्टीज के बयानात रिकॉर्ड कर दी जाएंगे तो पीछे मुकदमे में क्या बचेगा? इनफैक्ट ये जो ऑर्डर 10, 11 और 12 इंटरमीडिएट डेट्स लाजमी करार दी गई हैं वो ये है कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी करें कि आपके पास भाई साहब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, वो लेकर आओ। और यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो दावे में नहीं लिखी, जो जवाब दावे में नहीं लिखी, उसको लिखो, इंटेरोगेटरीज भेजो, सवालनामे भेजो, ताकि मामला यहाँ पर खुल के सामने आए कि मसला असल में है क्या। और अदालत यहाँ पर डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेगी कि इसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं भी कि नहीं है। और अगर किसी चीज़ का दावे और जवाब दावे में प्रॉपर एडमिशन नहीं हुआ तो अदालत कहेगी भाई एडमिट करो ताकि मैं इशू फ्रेम करूं, मुझे पता चले कि आपने फ़लाँ चीज़ का जवाब नहीं दिया, भूल गए हैं, कल को कहीं तुम फिर जवाब ना दे देना, साल के बाद 2 साल के बाद तुम्हारी दरख्वास्त आ जाए कि जी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, जी वो मैं फ़लाँ चीज़ का जवाब देना भूल गया था। तो जो जवाब सवाल रहता है उसको आज ही आप एडमिट कर लो, डिनाई कर लो, अपने कागजात लेकर आप आ जाओ। और यहाँ पर ऑर्डर 13
कोर्ट को क्या करता है, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट की तरफ ले जाता है। ऑर्डर 13 का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन और उसके बाद इंपाउंडिंग और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि जब अदालत डॉक्यूमेंट कॉल करती है और उसको ये पता चलता है कि यार ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कॉल किए हैं ये ज़रूरी है इस मुकदमे के लिए, अदालत उसको इंपाउंड कर लेगी, रोक लेगी, और अगर ज़रूरी नहीं है तो वो क्या करेगी, वापस करेगी, ठीक है जी मुकदमे में ले आना। और यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखें, ऑर्डर 12 एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता है कि जो एडमिशन्स हो जाए, अगर उस एडमिशन की बेस पर अदालत उतनी सी डिग्री पास करना चाहे तो उतनी सी डिग्री वो पास कर सकती है। तो क्या किसी मुकदमे में कोई पार्शल डिग्री पास होती है? ऑर्डर 12 कहता है हाँ पार्शल डिग्री पास होती है। अब पंजाब में इसको जोर लगा के कहा गया, बट सिंध में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डर 10, 11, 12 ये तो CPC पूरी पाकिस्तान में है। पंजाब ने तो सिर्फ ये अमेंडमेंट की है कि भाई साहब जो चीज़ें मौजूद हैं उसके लिए डेट रखे, उस पर एप्लीकेबिलिटी बनाओ, उसको एप्लीकेबल बनाओ, उसको भूल नहीं जाओ, जिस तरह आप लोग उसको क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी भूल चुके हैं। ये भूलने वाली बातें छोड़ें और उन जो चीज़ें हैं उसके बाद जब ये सारे काम हो जाएंगे फिर ऑर्डर 14 में क्या करेगा, फिर ऑर्डर 14 आएगा और ऑर्डर 14 में क्या होगा, ऑर्डर 14 के अंदर जो आपकी अदालत है वो इशू को क्या कर देगी, इशू फ्रेम कर देगी। और इसमें एक चीज़ मैंने जो छोड़ी है 9B वाली, और 9B क्या है, ADR है कि जनाब अगर यहाँ पर अदालत देखती है, ज़रूरी समझती है कि यार ये मुकदमा बजाय इसके कि अदालत में इतना लेंथी चलाया जाए, पार्टी को कहती हो भाई जाओ सालसी कौंसिल हमने पंजाब में बना दी हैं, आप सालसी कौंसिल के पास जाओ और अपने मामले को वहाँ पर जाकर हल करने की कोशिश करो। तो 9B इसके हवाले से है। अभी आप थोड़ा सा जनाब किताबें खोलें, क्योंकि 9 मैंने आपको कल पढ़ाना है, मैं आपको वो पढ़ाता हूँ जो मैंने दरमियान में 9A वगैरह आपको बताया है। देखिए 9A क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डेट्स कहते हैं जी 3 डेट्स इसमें ज़रूरी हैं। एक दिन में अदालत कहेगी कि जिसने जो इंटेरोगेटरी सवालनामा, कोई कागज़ मंगवाना है, कोई भी मामला शामला करना है वो आप इसमें कर ले, दरखास्तें दे, इकट्ठी एक ही दिन दरखास्तें दे दे जो देनी है। और अगली पेशी पर दूसरी पार्टी को कहेगा तुमने कोई जवाब देना तो इसका क्या कर लो, तमाम दरखास्तों का अनदर डे बाय विच पार्टीज में रिप्लाई सच एप्लीकेशन। एक दिन प्लेंटिफ सारी एप्लीकेशन देगा और दूसरे दिन जो है वो क्या होगा, चाहे प्लेंटिफ दे चाहे डिफेंडेंट दे, उनका जवाब आ जाएगा। और थर्ड डे विच अनलेस द हेयरिंग इज एडजर्न द एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। और तीसरी पेशी पे जितनी भी इस किस्म की दरखास्तें हैं दरमियान वाली, वो सारी की सारी क्या कर दी जाएंगी, कुछ स्टेज 2 दिया, कोई ऐसा मामला शामला की, जैसे ये में कहा ना, शैल अप्लाई फॉर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, प्लीडिंग फर्दर एंड बेटर पर्टिकुलर, एडमिशन, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी मामलात हैं वो एक पेशी पे, जो ये वाले मामलात हैं, एक पार्टी दरख्वास्त देगी कि जनाब इससे कहें कि फ़लाँ चीज़ लेकर आए, मेरे फ़लाँ सवाल का ये जवाब दे। अगली पेशी पर जवाबात होंगे और अगली पेशी पर उन सब का फ़ैसला हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ डेट। अभी जो नया सब्स्टिट्यूट हो गया, ये नोटिफिकेशन आ गया जनाब 2018 का, जिसमें सब्स्टिट्यूट हुआ कि आफ्टर द क्लोज ऑफ द प्लीडिंग द कोर्ट शैल फिक्स एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर 10, ऑर्डर 11 और ऑर्डर 12 की एक एक डेट उसमें रखी जाएगी। और फिर द कोर्ट में ग्रांट अ मैक्सिमम एडजॉर्नमेंट फॉर 3 days फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच प्रोसीडिंग मेंशन इन सब रूल 1 एंड शैल कीप अ फुल एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ दिस प्रोसीडिंग इन फॉर्म 13 इन अपेंडिक्स C। 3 दिन से ज़्यादा अदालत लंबी तारीख नहीं देगी ताकि इस मामले को जल्द अज जल्द क्या किया जाए, क्लोज़ किया जाए। और उसके बाद इसमें क्या कर दीजिए, इसमें जो है फर्दर इशू जो है उसको फ्रेम कर दिया जाए। उसके बाद जनाब अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखें, इशू ये है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा कि CPC के कितने हिस्से हैं, 2। आपसे पूछा जा सकता है कि अमेंडमेंट में डिफेक्ट क्या है। अमेंडमेंट में मैं अभी आपको डिफेक्ट बताता हूँ। पहला हिस्सा कौन सा था, सेक्शन का, वो कौन पास करता है, प्रोविंशियल असेंबली। दूसरा हिस्सा कौन सा है, ऑर्डर्स का, कौन पास करता है, हाई कोर्ट। अब गौर से सुने, 26A-B को याद करें। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद 7 दिन में क्या फ्रेम करने हैं आपने, यही था। इधर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एक दिन एक डेट ऑर्डर 10 का, एक दिन एक डेट ऑर्डर 11 की, एक दिन एक डेट ऑर्डर 12 की। कम से कम 3 दिन भी आप लगाएं तो क्या 7 दिनों में इशू फ्रेम होते हैं, नहीं होते। ये अब कन्फ्लिक्ट आ गया। वो कहता 7 दिन में इशू फ्रेम करने हैं, हाई कोर्ट कहता कि नहीं पहले ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, जब तक आप ये नहीं करेंगे आप इशू फ्रेम नहीं करेंगे। तो ये पहला इशू आ गया, इन दोनों अमेंडमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया जो हमें नज़र आया यहाँ पर।
उसके बाद क्या है जी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू टेक प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 10/11/12 and to satisfy itself that the parties go to the trial for precise and exact issues of law and facts they are at variance with each other। कि अदालत जो ये प्रोसीडिंग करती है ना 10/11/12 की, इसका मकसद ये है कि सिर्फ असल बात ही दरमियान में आए, इजाफी चीज़ें उसमें ना आए, और अगर कोई असल बात नहीं है तो मुकदमे को इसी स्टेज पर क्या किया जाए, ख़त्म कर दी जाए, आगे ना लेकर जाया जाए। वाइल टेकिंग प्रोसीडिंग under order 10/11/12 the court having regard to the facts and circumstances of the case shall carefully determine the possibility of the alternate dispute resolution। तो जब अदालत यहाँ पर केस को शुरू करेगी तो सबसे पहले देखेगी कि अगर ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सालिस के ज़रिए से आउट ऑफ द कोर्ट अगर ये हल हो सकता है तो इस मामले को क्या कर दिया जाए, आउट ऑफ द कोर्ट हल कर दिया जाए। द कोर्ट शैल स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ अ सूट फॉर अ पीरियड विच इज़ नॉट मोर देन 30 days व्हेन इट रिक्वायर्स। अगर ADR की तरफ मुकदमा जाएगा तो 30 दिन दरमियान में मुकदमे को क्या किया जा सकता है, स्टे किया जा सकता है कि जी अगर आप इस मुकदमे को वहाँ से ADR के ज़रिए से हल करना चाहते हैं तो 30 दिन में आप इस मुकदमे को हल कर लें। और उसके बाद 9A अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैं 89A के साथ मिला के आपको वहाँ पे पढ़ाऊँगा। 10वां एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ बाय द कोर्ट। पार्टीज़ एग्जामिनेशन करेगी सिर्फ ये देखने के लिए कि ये सूट जो लाए हैं ये मेंटेनेबल है या मेंटेनेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया, एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शैल ascertain फ्रॉम ईच पार्टी ऑफ हिज प्लीडर whether he admits or denies such allegation of the fact as are made in the plain or written statement. If the opposite party and as not expressly or by necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made, the court shall record such admission or denial। तो वो दोनों पार्टियों को बुलाकर पूछेगा, भाई बातें वाजे करें, क्लियर करें, अगर कोई सवाल जवाब पूछना तो एक दूसरे से पूछ लें ताकि सिर्फ वो मुकदमा आगे चले जो मुकदमा चलने के काबिल हो, हर मुकदमा आगे ना जाए। ओरल एग्जामिनेशन भी होगा और उसके बाद जो ओरल एग्जामिनेशन होगा उसको रिटन फॉर्म में लाया जाएगा और फिर जो भी सवाल है उसका जवाब देना पार्टी के ऊपर लाजिम होगा। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, सवालनामे। पार्टीज एक दूसरे को सवालनामे भेजेंगी कि जनाब अदालत ने इसने जो दावा फाइल किया तो इसे कहेंगे फ़लाँ फ़लाँ सवाल का जवाब दे, क्या इसके पास एग्रीमेंट मौजूद है, क्या इसके पास फ़लाँ चीज़ मौजूद है, क्या इसके पास चेक का नंबर मौजूद है, क्या इसके पास ओरिजिनल चेक मौजूद है, इस किस्म के सवालनामे, ताकि जो बातें हैं वो इसी स्टेज पर क्या हो जाए, क्लियर और वाज़े हो जाए, उसमें कोई भी शक ना रहे। और फिर ऑर्डर 12 ने क्या कहा, ऑर्डर 12 ने कहा कि जब ये इंटेरोगेटरीज और ये सारे काम हो जाएंगे तो एडमिशन होगा। और एडमिशन के अंदर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है जनाब, वो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई चीज़ एडमिशन होगी तो पावर ऑफ द कोर्ट क्या है, कि पावर ऑफ द कोर्ट ये है कि जजमेंट ऑन एडमिशन। ऑर्डर 12 रूल 6 पढ़े जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 रूल 6, एनी पार्टी मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट वेयर एडमिशन ऑफ फैक्ट हैव बीन मेड either on the pleading or otherwise apply to the court for such judgment or order as upon such admissions he may be entitled to without waiting for the determination of any other question between the parties, and the court may upon such application make an order or give such judgment as the court may think just। तो क्या हुआ कि बाकी मुकदमा बाद में जो चीज़ें उसने एडमिट कर ली हैं तो क्या होगा, अदालत फॉर एग्जाम्पल कोई भी दावा होता, अगर वैसे तो CPC अप्लाई नहीं है उसके ऊपर, फैमिली मैटर्स के ऊपर, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की हद तक कि अगर एक औरत दावा करती है, हक महर का करती है, बच्चों के खर्चे का करती है और सारी चीज़ों का करती है, तो खामिद कहता है जी हक महर बिल्कुल मैंने इसको देना है। तो इस रूल के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ उसने मान ली है उसके बारे में आर्डर पास करो कि ये तो दे दो, बाकी चीज़ मुकदमा जो है आगे वो क्या है वो चलता रह जाएगा। तो अदालत जो चीज़ डिसाइड हो गई है उसकी हद तक आपको क्या कर सकती है, रिलीफ दे सकती है ऑर्डर 12 के मुताबिक। ऑर्डर 13 ने कहा कि जनाब जो चीज़ें यहाँ पर आएंगी उसके हवाले से क्या होगा, अदालत अगर किसी डॉक्यूमेंट को अपने पास होल्ड करना चाहे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को अदालत अपने पास होल्ड कर सकती है। ये सारा तरीक़ाकार क्या कहलाता है, दिस ऑल इज़ कॉल्ड द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। अगर मैं अभी इस प्री ट्रायल प्रोसीडिंग को बिल्कुल सिंपल करूँ आप लोगों के लिए, ऑर्डर 4A को डिफ़ाइन करूँ। ऑर्डर 4A नए प्रोसीजर के मुताबिक ये कहता है कि जनाब आप पहले सूट फाइल करेंगे सिविल सीनियर सिविल जज के पास, वो उसको रेफ़र करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव जज सबसे पहले समन जारी करेगा। समन जारी करने के बदले में अगर डिफेंडेंट आएगा तो उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा रिटन स्टेटमेंट के लिए। जब वो रिटन स्टेटमेंट अदालत में जमा करेगा तो अदालत इशू फ्रेम करने से पहले 9A के मुताबिक इंटरमीडिएट डेट्स की तरफ चली जाएगी, जिसमें
ऑर्डर 10 की कार्रवाई एक दिन करेगी, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी करेगी, उनसे सवाल जवाब जो भी करने हैं वो पूछेगी। ऑर्डर 11 की कार्रवाई डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इसमें सवाल नामे प्लेंटिफ से डिफेंडेंट, डिफेंडेंट से प्लेंटिफ की तरफ कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो वो अदालत के सामने लाना चाहते हैं कि जनाब इससे ज़रा ये बात पूछे, तो बाद में ना पूछे बल्कि अभी इसी स्टेज पर वो बात पूछ ली जाए। और अगर कोई चीज़ ऐसी जिसको एडमिट नहीं किया गया रिटन स्टेटमेंट के अंदर और प्लेंटिफ चाहता है जी आप इससे पूछें कि इसको एडमिट करता है या नहीं करता, तो एडमिशंस कोर्ट उसमें करवाएगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए अगर ज़रूरत है तो उनको इम्पाउंड किया जाएगा, नहीं तो वापस कर दिया जाएगा। और फाइनली ऑर्डर 14 में इशू फ्रेम किए जाएंगे। इशू फ्रेम करने के साथ प्री ट्रायल प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएगी और अदालत जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वो फ्रेम्ड इशू अलॉन्ग विद पार्टी को कहेगा जी रिटन स्टेटमेंट लाओ और फलां अदालत जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस लाओ और फलां अदालत में जाओ, आपका ट्रायल वहाँ पर चलेगा। जो अदालत में आप गए उस अदालत को क्या कहा? ट्रायल कोर्ट कहा। ट्रायल कोर्ट ने क्या करना है, या तो एविडेंस खुद रिकॉर्ड करना है या किसके ज़रिए से रिकॉर्ड करना है? कमीशन के ज़रिए से। कितने दिनों के अंदर? 90 दिन के अंदर। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद 21 दिन के अंदर फाइनल आर्ग्यूमेंट और उसके बाद 21 दिन के अंदर जजमेंट और 6 से 7 महीने के अंदर आपका जो मुकदमा है वो कंक्लूड हो जाएगा। अगर हम इस तरीक़ाकार के मुताबिक चले तो हमारा जो सिविल प्रोसीजर जिसमें एक बहुत सुस्त मुकदमात का एक जो है प्रोसीडिंग का तरीक़ाकार है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा और एक ऐसा प्रोसीजर दो एक्सपीडाइट है वो उसकी जगह ले लेगा। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।